बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डिवीजन ट्रैकियोफाइटा। किंगडम प्लांटी की मेन बड़ी दो डिवीजन्स थी, डिवीजन ब्रायोफाइटा एंड डिवीजन ट्रैकियोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा हमने डिस्कस कर लिया है, जिनमें वैस्कुलर बंडल्स नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते। और आज हमने डिस्कस करना है डिवीजन ट्रैकियोफाइटा। ट्रैकियो का लिटरल मीनिंग होता है नाली या वेन को कहा जाता है। तो जब भी वेन की डिस्कशन होगी प्लांट्स के अंदर, तो इसका मतलब होगा कि हम वैस्कुलर बंडल की बात कर रहे हैं, क्योंकि वैस्कुलर बंडल एक पाइपलाइन है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें वाटर और फूड की ट्रांसपोर्ट होती है। तो ट्रैकियो मीन वैसल, फाइटा मीन प्लांट। तो ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर नाली या वेसल्स मौजूद होती हैं, वेन्स मौजूद होती हैं, उन्हें ट्रैकियोफाइटा कहा जाता है। तो ये कुछ अडेप्टेशंस हैं डिवीजन ट्रैकियोफाइटा की। ये सारी की सारी अडेप्टेशन डिवीजन ट्रैकियोफाइटा के हर ग्रुप में नहीं पाई जाती, बल्कि जो जो हम इनकी सब डिवीजन्स पढ़ेंगे आगे, सिलोप्सिडा है, लाइकोप्सिडा, फिनोप्सिडा, एंथोसिरा और इसी तरह और टेरोप्सिडा। तो ये जो सब डिवीजन्स हैं, इनके अंदर ग्रेजुअली अडेप्टेशंस इन्वॉल्व होती जाएंगी। और मतलब कि ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स हर ग्रुप में मौजूद नहीं है, बल्कि ग्रेजुअली जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे ये स्ट्रक्चर्स इवॉल्व होते जाएंगे। तो पहले जो है वो ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि थोड़ा सक्सेसफुल है, फिर जो नेक्स्ट हम ग्रुप पढ़ेंगे वो मोर सक्सेसफुल है, और फिर नेक्स्ट जो ग्रुप पढ़ेंगे वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है लैंड हैबिटेट के लिए। तो जैसे जैसे हम जो है वो आगे ग्रुप्स पढ़ते जाएंगे, तो इसी तरह एवोल्यूशन होती चली जाएगी और नए स्ट्रक्चर्स इवॉल्व होते जाएंगे। तो उनमें से ये सारी अडेप्टेशंस मौजूद हैं जो कि लैंड हैबिटेट के ऊपर रहने के लिए एक ग्रुप को सक्सेसफुल ग्रुप बनाती हैं। तो रूट्स इनके अंदर इवॉल्व हुए, ट्रैकियोफाइटा के अंदर स्टेम इवॉल्व हुआ और इसी तरह लीव्स इवॉल्व हुए। अब ये जो मैंने रूट, स्टेम और लीव्स कहा है, इससे पहले जब हमने डिवीजन ब्रायोफाइटा में डिस्कशन की थी तो हम वर्ड यूज़ करते थे रूट लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, क्योंकि उनके अंदर वैस्कुलर बंडल्स नहीं थे। जब तक रूट लाइक स्ट्रक्चर के अंदर वैस्कुलर बंडल्स नहीं होते, उस वक्त तक हम उसे रूट लाइक कहते हैं, रूट नहीं कहते। तो यहाँ पर रूट इवॉल्व हुई हैं, स्टेम इवॉल्व हुआ है, लीफ इवॉल्व हुए हैं, और इसी तरह सीड इवॉल्व हुए इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर। डिवीजन ट्रैकियोफाइटा के अंदर पोलन ट्यूब इवॉल्व हुई है, जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो पॉलिनेशन है, पॉलिनेशन के बाद जब पोलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र होते हैं, तो पॉलिनेशन के बाद स्पर्म्स को एग तक लेकर जाती है, तो वो ट्यूब इवॉल्व हुई है, पोलन ट्यूब। इस तरह फ्लावर्स इवॉल्व हुए हैं, फ्रूट्स इवॉल्व हुए हैं, और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मैकेनिज़्म इवॉल्व हुआ है। तो ये सारे जो है स्ट्रक्चर्स इस तरह इवॉल्व होते चले गए, और ट्रैकियोफाइटा का जो एंड वाला ग्रुप है वो ग्रुप मोस्ट सक्सेसफुल है लैंड हैबिटेट के लिए। एक बात स्टूडेंट्स आपने याद रखनी है कि हम उस ऑर्गेनिज़म को या उस ग्रुप को मोस्ट सक्सेसफुल ग्रुप कहेंगे जिसके अंदर दो मैकेनिज़्म हो। ये जितने भी स्ट्रक्चर्स इवॉल्व होंगे, इन सब का मकसद होगा, दो मैकेनिज़्म इन सब का मकसद होगा। एक तो मैकेनिज़्म ये होगा कि इवेपोरेशन को कम किया जा सके, मतलब कि वाटर को कंजर्व किया जा सके, ठीक है। वाटर कंजर्वेशन के लिए और वाटर को गेन करने के लिए एक मकसद ये होगा इन सब स्ट्रक्चर्स का, और दूसरा मकसद ये हो सकता है कि रिप्रोडक्शन को प्रोटेक्टेड किया जाए। ये जितने भी स्ट्रक्चर्स आने वाले ग्रुप्स हम डिस्कस करेंगे उनमें इवॉल्व होंगे, उन सब का यही मकसद होगा। अब यहाँ पर देख लें, रूट, स्टेम और लीव्स के अंदर जो वैस्कुलर बंडल्स इवॉल्व हुए हैं, इनका मकसद क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर और कंजर्वेशन ऑफ वाटर। तो लीव्स के अंदर कंजर्व हो सकता है, स्टेम के अंदर हो सकता है, रूट के अंदर, तो पूरी पाइपलाइन बिछी हुई है।
इस तरह जो सीड है वो रिप्रोडक्शन को प्रोटेक्टेड फॉर्म में लाने के लिए है, पोलन ट्यूब है रिप्रोडक्शन को प्रोटेक्ट कर रही है, फ्लावर और फ्रूट बन रहा है रिप्रोडक्शन को प्रोटेक्ट कर रही हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है तो रिप्रोडक्शन को प्रोटेक्ट कर रही हैं। तो ये जो भी स्ट्रक्चर्स इवॉल्व होंगे आने वाले ग्रुप्स के अंदर, इन सब का अल्टीमेटली मकसद होगा ये दो चीज़ें कि एक तो वाटर को कंजर्व किया जा सके, लैंड हैबिटेट के लिए ये बहुत ज़रूरी है, और दूसरा रिप्रोडक्शन को प्रोटेक्टेड किया जा सके। अब डिवीजन ट्रैकियोफाइटा का जो फर्स्ट सब डिवीजन है उसको हम डिस्कस करते हैं। सब डिवीजन है सिलोप्सिडा। सिलोप्सिडा की ज़ाहिर बात है कि दो जनरेशन्स हैं, स्पोरोफाइट और गैमीटोफाइट। तो पहले हम स्पोरोफाइट जनरेशन डिस्कस करते हैं, क्योंकि यहाँ पर डिवीजन ट्रैकियोफाइटा के जितने भी मेंबर्स सब डिवीजन्स हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, उनके अंदर स्पोरोफाइट डोमिनेंट है। पहले हमने डिवीजन ब्रायोफाइटा के अंदर ये पढ़ा कि गैमीटोफाइट डोमिनेंट है, लेकिन यहाँ पर डिवीजन ट्रैकियोफाइटा के अंदर स्पोरोफाइट जो हमें प्लांट नज़र आता है वो डोमिनेंट और कॉन्स्पिकुअस है, मतलब वो स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट जनरेशन डोमिनेंट है और कॉन्स्पिकुअस है। कॉन्स्पिकुअस मीन जो प्लांट बॉडी हमें नज़र आती है, जो वेल डिफाइंड, जो प्रोमिनेंट है, वो स्पोरोफाइट जनरेशन है। और स्पोरोफाइट जनरेशन जो है वो इसके अंदर हम पढ़ चुके, इसके अंदर एक ये एवोल्यूशन हुई है कि इसके स्टेम के अंदर वैस्कुलर बंडल्स आ गए, वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट इन स्टेम। तो हम इसे कह सकते हैं कि ये ट्रू स्टेम है, क्योंकि इनमें वैस्कुलर बंडल्स हैं। लेकिन वैस्कुलर बंडल्स जाइलम और फ्लोएम नैरो हैं, बेशक नैरो हैं, लेकिन इवॉल्व हो चुके हैं। इस वजह से हम इसे कह सकते हैं कि सिलोप्सिडा के स्पोरोफाइट के अंदर ट्रू स्टेम मौजूद है, और इसके अंदर राइजोम मौजूद होता है। राइजोम मीन रूट, जोम मीन स्टेम। एक ऐसा स्टेम जो रूट का काम करे उसे राइजोम कहा जाता है। मतलब ये अंडरग्राउंड स्टेम है, ये देखें अंडरग्राउंड स्टेम, इसे राइजोम कहा गया है। तो इसके साथ ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर मौजूद हैं जिन्हें राइजॉइड कहा जाता है। राइजॉइड कहते हैं रूट लाइक स्ट्रक्चर को। तो मतलब ये स्टेम के साथ मिलके वाटर की एब्जॉर्प्शन करते हैं, इसलिए इसे रूट लाइक कहा जाता है। तो इनके अंदर वैस्कुलर बंडल्स नहीं होते, इसलिए ये रूट लाइक है। और राइजोम स्टेम है जो कि अंडरग्राउंड है और रूट का काम कर रहा है, इसलिए इसे राइजोम कहा जाता है। और इसके अंदर स्पोरेंजियम मौजूद है। ये स्पोरोफाइट जनरेशन देखें डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होती है। डाइकोटोमस का मतलब है दो ब्रांचेस, ये टिप से जो दो ब्रांचेस निकलती हैं इसे डाइकोटोमस कहा जाता है। पहले ये देखें ये स्टेम ऊपर जा रहा है, यहाँ से ब्रांचिंग हो रही है, दो ब्रांचेस निकली, फिर यहाँ पर दो ब्रांचेस निकले, फिर यहाँ पर दो ब्रांचेस निकले। अब इस राइट साइड पे देखें तो यहाँ से दो ब्रांचेस निकले, फिर यहाँ से, तो इक्वली दो ब्रांचेस निकले, इसे डाइकोटोमसली ब्रांच सिस्टम कहा जाता है। तो स्पोरेंजियम इसके ऊपर लगते हैं। स्पोरेंजियम या तो ब्रांच के टिप पर लगते हैं या फिर लेटरल साइड पे लगते हैं, ये रेड कलर के। तो इनके अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, और स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट को ही स्पोरोफाइट जनरेशन कहा जाता है। तो इसकी एग्जांपल है कोक्सोनिया, ये एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल में से है, और जो लिविंग है वो मैसिपटेरस है। अब नेक्स्ट है गैमीटोफाइट जनरेशन। ये थैलॉइड है। थैलॉइड मीन कि इसका रूट या स्टेम या फिर लीव्स नहीं होते और अनडिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर है, इसलिए ये थैलॉइड है, और कलरलेस है और अंडरग्राउंड है। ये कॉन्स्पिकुअस नहीं है, मतलब जो प्लांट बॉडी में नज़र आता है वो गैमीटोफाइट नहीं है, बल्कि गैमीटोफाइट सिर्फ अंडरग्राउंड होता है और ये स्पोरोफाइट के साथ अटैच होता है। और इसने माइकोराइजल एसोसिएशन बनाई हुई होती है, फंजाई के साथ एसोसिएशन बनाई हुई होती है। फंजाई का काम है कि मिनरल्स को जो है और वाटर को एब्जॉर्ब करके गैमीटोफाइट जनरेशन को देना, और गैमीटोफाइट जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो इस तरह ये एक दूसरे की मदद करते हैं, तो माइकोराइजल एसोसिएशन है। तो ये गैमीटोफाइट जनरेशन के करैक्टर्स हैं।